तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो ए और एन होते हैं, इसका केवल एक मतलब नहीं निकलता, उसका एक मतलब और भी होता है कोई। जैसे अगर हम बोलें कि अ मैन इज वेटिंग एट द डोर, एंड अगर हम दोबारा से अगर कहें कि अ मैन इज आस्किंग फॉर समथिंग, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स यानी इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज एक नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेसेस हो या थिंग्स हो। लेकिन जैसे ही आप उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस हो जाता है, तब वो नॉन स्पेसिफिक से वो स्पेसिफिक बन जाता है। वेलकम बैक एवरीवन टू द इंग्लिश पाथ अकेडमी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। अच्छा, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन हैं जो आर्टिकल्स को लेकर हैं, जैसे डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स को लेकर बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ होता है और आर्टिकल्स होते क्या हैं, आर्टिकल्स का काम क्या होता है। तो चलिए आज इन सवालों का जवाब जानते हैं आर्टिकल्स के इस चैप्टर। तो एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। तो अभी हम समझते हैं कि डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या हो। तो एक और आर्टिकल जो ज्यादातर लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं वो है जीरो आर्टिकल। तो अब इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि जो डेफिनिट आर्टिकल होता है और इनडेफिनिट और साथ ही साथ जो जीरो आर्टिकल्स होते हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किन किन जगहों पे इन आर्टिकल्स का यूज होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो डेफिनिट आर्टिकल्स है, जिसके नाम से ये पता चलता है कि ये चीज़ों को डेफिनिट बनाता है, मतलब स्पेसिफिक बनाता है, जबकि जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो चीज़ों को नॉन स्पेसिफिक यानी वेग यानी अनिश्चित बनाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर हम बोलें कि आई लाइक अ डॉग, लेट्स से अगर हम बोलें कि आई लाइक अ डॉग, चलिए लिखते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि आई लाइक अ डॉग, तो यहाँ पे जब हम बोलें कि आई लाइक अ डॉग, तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि मैं किस कुत्ते की बात कर रहा हूँ, कि मुझे किस प्रकार के कुत्ते पसंद है। जैसे कुत्ते के जो स्पेसीज वगैरह यानी प्रजातियां होती हैं, तो कुत्ते की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो यहाँ पे हम ये निश्चित नहीं बता पाए कि किस प्रजाति के कुत्ते जो है वो मुझे पसंद, मतलब कि ये नॉन स्पेसिफिक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि आई फाउंड अ वे, जैसे अगर हम बोलें कि आई फाउंड अ वे, मतलब मुझे कोई तरीका मिला, तो यहाँ पे अ जो है वो क्या है, कोई। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो ए और एन होते हैं, इसका केवल एक मतलब नहीं निकलता, उसका एक मतलब और भी होता है कोई, या फिर उसका मतलब होता है पर। लेट से अगर हम बोले नहीं कि आई सॉ अ मैन, मतलब मैंने किसी व्यक्ति को देखा। अगर हम इसका एक अर्थ और भी निकाले कि आई सॉ अ मैन, तो मैं ये भी कहूंगा कि मैंने किसी व्यक्ति को देखा या मैंने एक व्यक्ति को देखा। तो इसका मतलब यह है कि ए का जो मतलब होता है वो केवल एक नहीं होता है, बल्कि ए का मतलब कोई भी होता है। लेट से अगर हम कहें कि अ मैन इज वेटिंग एट द डोर, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे हम अ क्यों लगाएं? यहाँ पर हम अ इसलिए लगाएं, मतलब ए का यूज हम इसलिए किए क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता कि दरवाजे पे कौन वेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति की चर्चा दोबारा करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो नॉन स्पेसिफिक से वो स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब कि वो व्यक्ति जो है अब आपके लिए अज्ञात नहीं है, वो व्यक्ति आपके लिए अननोन नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि अ मैन इज वेटिंग एट द डोर, एंड अगर हम दोबारा से अगर कहें कि अ मैन इज आस्किंग फॉर समथिंग, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स यानी इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज एक नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेसेस हो या थिंग्स हो। लेकिन जैसे ही आप उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस हो जाता है, तब वो नॉन स्पेसिफिक से वो स्पेसिफिक बन जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस इस प्रकार से होगा कि अ मैन इज वेटिंग एट द डोर एंड द मैन इज आस्किंग समथिंग। मतलब अगर आप सेंटेंस पे ध्यान दें तो शुरू में मैंने कहा कि अ मैन मतलब कोई व्यक्ति, लेकिन जैसे ही दोबारा उस व्यक्ति के बारे में मैंने चर्चा की तो मैंने अ या एन के जगह पर हम जो है हम द का यूज किए। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की चर्चा एक बार हो जाए तो उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल्स के यूज होते हैं। आई होप कि आपको डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स के जो यूसेज हैं वो आपको समझ में आ गया हो। चलिए कुछ
एग्जाम्पल्स हम जीरो आर्टिकल्स के देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। अगर हम बोलें कि डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है और उसको ही हम जीरो आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अब आइए समझते हैं कि एक डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स को आप कैसे पहचान सकते हैं और उसके यूसेज कौन कौन से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं उसमें आपका आता है ए और एन। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ए और एन का मतलब क्या होता है। ऑफ कोर्स ए और एन जो है वो एक मीनिंग देते हैं, और वो मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो जो ए और एन होता है वो आपका वन का वीक फॉर्म होता है। मतलब कि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। तो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों। जब वन का मतलब एक होता है, ए का मतलब एक होता है और एन का मतलब एक होता है, तो इतने सारे वेरिएशंस क्यों हैं। तो चलिए एग्जांपल्स इसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई हैव वन फ्रेंड, और रादर अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ फ्रेंड, तो एक सवाल है आपसे कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सुनने में ज्यादा नेचुरल लग रहा है। ऑफ कोर्स जो दूसरा सेंटेंस है जिसमें मैंने कहा कि आई हैव अ फ्रेंड, ये साउंड ज्यादा नेचुरल कर रहा है। तो इस प्रकार से आप समझते हैं कि जो ए होता है और एन होता है वो वन का वीक फॉर्म होता है, मतलब कमजोर रूप होता है। मतलब कि ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है और वन का मतलब भी एक होता है। अंतर बस यही है कि एक नेचुरल साउंड को क्रिएट करने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं जो कि वन का वीक फॉर्म है। अब समझते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। तो जो डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, तो जो डेफिनिट आर्टिकल्स है, चलिए इसमें आर्टिकल्स लिख देते हैं। आर्टिकल, तो जो डेफिनिट आर्टिकल है उसमें आपका आता है द, जिसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है। इसको हम द भी बोलते हैं और इसको हम दी भी बोलते हैं। अब ये सवाल उठता है, सबसे पहला सवाल, कि हम द कब ये साउंड करेगा और इसका साउंड जो है वो दी कब होगा। तो इससे इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि कब इसको आपको द पढ़ना है और कब इसको आपको दी पढ़ना है। तो ध्यान देंगे कि अगर मैं लिखूं, तो अब यहां ध्यान देंगे कि जब भी किसी शब्द को, किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि अगर इसके बाद आने वाला पहला यानी द और दी कब पढ़ना है। तो देखते हैं कि इसके ठीक बाद आने वाला अगर कोई भी अल्फाबेट जो है, मतलब इसके ठीक बाद आने वाले अगर कोई अल्फाबेट अगर वॉवेल्स हैं, मतलब ए ई आई ओ यू अगर वॉवेल्स हैं, तो आपको इसको दी पढ़ना है। और अगर इसके ठीक बाद आने वाले कोई अगर अल्फाबेट अगर कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आपको उसको द पढ़ना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमको द और दी को प्रोनाउंस करना है, मतलब इसका साउंड जो है वो हमको द देना है कि दी देना है, वो डिपेंड करता है इसके ठीक बाद आने वाले जो अल्फाबेट्स होंगे उस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए और एन जो होता है वो वन का वीक फॉर्म होता है। तो एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या आप बता सकते हैं कि द जो है वो किसका वीक फॉर्म है, मतलब कि द का मतलब क्या निकलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि द जो होता है वो हम विभिन्न चीज़ों के साथ लगाते हैं, मतलब स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगाते हैं, यूनिक चीज़ों के साथ लगाते हैं, कंट्री के साथ लगाते हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स के साथ लगाते हैं, फेमस जो बुक्स हैं उनके साथ लगाते हैं। बट बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि द का भी एक मतलब निकलता है, इसका एक मीनिंग होता है। तो चलिए आज समझते हैं कि द का मतलब क्या होता है। तो जो द होता है इसका एक मतलब होता है, वो होता है दिस, दैट, दिज और दोज। मतलब कि ये सारी ही चीजें जो हैं जो कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। मतलब अगर हम समझें तो दिस, दैट, दिज और दोज का जो वीक फॉर्म होता है, मतलब जो कमजोर रूप होता है, वो होता है द। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट द ड्रेस,
तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैंने ड्रेस के साथ आर्टिकल्स का यूज किया, नहीं। यहाँ पर हम इस ये कहने के बजाय कि आई वांट दिस ड्रेस, मैंने कहा आई वांट द ड्रेस। तो कहाँ-कहाँ पर आपको डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करने हैं, तो वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे अगर चीज़ें स्पेसिफिक हो, मतलब कि चीज़ें जो हैं वो नोन हो, मतलब कि वो चीज़ें हमारी जानी-पहचानी हो कि लेट्स अज्यूम कि मेरा मोबाइल जो है वो खराब हो गया है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके बोलूँ कि मेरा मोबाइल जो है ये पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है वो बना सकता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, वहाँ वो डेफिनिट हो गया कि मेरा मोबाइल जब भी बनाएगा तो वो एक स्पेसिफिक, वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति बनाएगा। जैसे लेट्स से एक नाम लेते हैं कि अंश। जैसे मैंने कहा कि मेरा मोबाइल जो है वो अंश बना सकता है। तो ये जो अंश, जब हम बोलें कि मेरा मोबाइल अंश बना सकता है, तो वो क्या हुआ, डेफिनिट है। लेकिन अगर इसके बजाय अगर हम बोलें कि मेरा मोबाइल कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है, मतलब कि यहाँ निश्चित नहीं कि वो अंश ही बनाएगा। जैसे अगर हम कहें एक पर्टिकुलर जगह की बात करें कि वहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल जा सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि वहाँ पे कोई भी जा सकता है, तो जहाँ पर अगर हम बोले कि कोई भी जा सकता है, तो यहाँ पे ये निश्चित नहीं हो रहा है कि वहाँ पर कौन-कौन जा सकते हैं। जबकि अगर हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें कि वहाँ पर ये इंडिविजुअल व्यक्ति यानी एक खास व्यक्ति जा सकता है, तो वो आपका है डेफिनिट। तो आई होप कि आपको डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के पहले लगकर पूरे सेंटेंस को इनडेफिनिट बना देते हैं। वही वाला एग्जांपल, जैसे हम कहें कि अ मैन इज वेटिंग एट द डोर, तो यहाँ पर अ मैन इज वेटिंग एट द डोर, इसका केवल एक मतलब नहीं था कि एक व्यक्ति इंतजार कर रहा, बल्कि एक इसका और भी मतलब था, जो था कि कोई व्यक्ति दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। तो वहां पर ये समझ में नहीं आया मेरे को कि वो व्यक्ति कौन है। तो ये क्या हुआ, नॉन स्पेसिफिक हो गया। मतलब कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं वो सेंटेंस को नॉन स्पेसिफिक बना देते हैं, मतलब कि वो सेंटेंस को अनिश्चित बना देते हैं। और इसके कॉन्ट्ररी जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल है वो चीजों को निश्चित बनाता है, यानी स्पेसिफिक बनाता है। जैसे अगर हम बोले कि आई लाइक अ डॉग, तो ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब मुझे कुत्ते पसंद है। तो इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस प्रकार के कुत्ते मुझे पसंद है। लेकिन अगर हम बोले कि आई लाइक जर्मन शेफर्ड डॉग, या अगर हम बोले आई लाइक द डॉग, तो मतलब कि हम एक स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हैं कि ये वाला जो डॉग है ना वो मेरे को पसंद है, या एक खास स्पेसीज का जो डॉग है वो मेरे को पसंद है। तो यहाँ जहाँ पर हम कंफर्म अगर किसी चीज़ के, किसी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करें, चाहे उसके स्पेसीज के बारे में बात करें, चाहे उसके कलर के बारे में बात करें, तो एक प्रकार से वो आपका डेफिनिट हो गया। और जो डेफिनिट आर्टिकल्स होता है वो पूरे सेंटेंस को डेफिनिट यानी एक निश्चित सेंटेंस बना देता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कई सारे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जहां पर हमको या तो ए भरना होता है या फिर एन भरना होता है। तो बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को यहाँ पे ए भरना है या एन भरना है। तो आज जो है वो आपका कंफ्यूजन जो हम दूर करते हैं और समझते हैं कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। तो बहुत सारे ऐसे ओल्ड ग्रामर बुक्स हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आपको अल्फाबेट के अनुसार जो है वो ए और एन लगाना है। मतलब कि अगर वॉवेल्स अगर अल्फाबेट्स हैं तो आपको एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको ए लगाना है। बट ये जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर हम बोलें लेट्स से कि एग्जांपल में अगर हम बोलें कि ऑनेस्ट, ऑनेस्टी एग्जांपल हम लिए, अगर हम उस रूल के मुताबिक चलें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका एच है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे तो हमारा ए लगना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ए लगाते हैं तो हमारा गलत हो गया। तो अब इस गलती से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको उसके उच्चारण पे जाना है, मतलब कि प्रोनंसिएशन पे, किसी शब्द को आप किस प्रकार से प्रोनाउंस कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको ए और एन लगाना है। तो कौन कौन से ऐसे प्रोनंसिएशन है जिसके साथ आपको ए और एन लगाना है, तो समझते हैं कि अगर आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और अगर प्रोनाउंस करते समय अगर अ से लेकर अह तक अगर कोई साउंड आता है तो आपको एन लगाना है। और अगर यही साउंड जो है वो किसी कॉन्सोनेंट का साउंड हो, जैसे अगर क से लेकर ज्ञ तक का अगर कोई साउंड हो तो आपको ए लगाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि भले ही ये अल्फाबेट जो है वो एच से है, लेकिन इसका जो साउंड है वो है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अ। तो आ गया, तो हम पहले ही बताएं कि अगर अ से अह तक का अगर कोई साउंड आता है तो आपको एन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो साउंड है वो ऑनेस्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, इस प्रकार से हमारा करेक्ट हो गया। तो अगर आप इस रूल्स को फॉलो कीजिएगा तो आपको ए और एन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन जो है वो इन फ्यूचर नहीं होगा। तो ध्यान देना है कि आपको प्रोनाउंसिएशन के अनुसार जो है वो अ और अह लगाना है। तो चलिए आपसे अब सवाल करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे सकते हैं कि मैंगो
ऑरेंज, एप्पल, मैन, कैट, इन सब के साथ आप कौन से आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको आर्टिकल समझ में आ गए हों। सो वी आर एंडिंग दिस सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट बिफोर इट आई जस्ट वांट टू थैंक you to be the part of English Path Academy. So if you like our video, you can just share it with your friends or family members. Thank you so much.